जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ, एथिक्स। जैसे कि पिछले वीडियो को आपने काफ़ी सहयोग दिया और मैं चाहता हूँ इस बार भी आप ऐसा ही सहयोग बरकरार रखें ताकि हमारा ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सब्जेक्ट अपना एथिक्स पे कि एथिक्स को आरपीएससी या यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया, क्या वजह रही कि ये सब्जेक्ट लिया उन्होंने। और फिर अपन उसके बाद आगे एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है और अपना आरपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्रमवार इस पे समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। तो पहले मैं इसकी उपयोगिता बताता हूँ कि ये कितना उपयोगी है। जो यूपीएससी का फोर्थ पेपर है उसमें ये 250 मार्क्स का फोर्थ पेपर पूरा ही एथिक्स सब्जेक्ट पे आधारित है। तो यूपीएससी के हिसाब से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन चर्चा करते हैं आरपीएससी के संदर्भ में। तो दोस्तों, आरपीएससी ने इसमें आरपीएससी के जो सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है वो उसमें एथिक्स 30 मार्क्स के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से 30 मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस आप जो सामाजिक अपने मूल्य होते हैं उन मूल्यों पे चलिए, आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये मात्र 30 मार्क्स को मत सोच के चलिए, क्योंकि एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटरव्यू का 90% भाग एथिक्स पे ही डिपेंड रहता है। अगर आपका इस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ रहेगी तो आप इंटरव्यू पे अच्छा जवाब दे पाएंगे। और दूसरा, जो अपना सामान्य जीवन है उसमें भी महत्वपूर्ण है इसका योगदान। साथ ही आप जब प्रशासन में जाओगे तो वहाँ पे भी एथिक्स बहुत जरूरी है। ये तो इसके महत्व के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स को आरपीएससी या यूपीएससी ने क्यों शामिल किया। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय का आज के समय में क्यों महत्व बढ़ा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कोविड काल चल रहा है इस टाइम पे, और यहाँ पे आपने दो तरह के लोग देखे होंगे इस टाइम पे। एक वे लोग जो जानते हैं कि ये कोविड-19 होता क्या है, इसके दुष्परिणाम जानते हुए और मास्क लगाने के फायदे भी जानते हुए, लेकिन फिर भी वे मास्क नहीं लगाते, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते। और दूसरे वे लोग जो कोविड-19 सुना है लेकिन इसके बारे में जानते नहीं, मास्क की अहमियत नहीं जानते वो, और बाई मिस्टेक मतलब उनकी अज्ञानतावश उनसे गलती हो रही कि वो मास्क नहीं लगा रहे। अब दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में आपको हक मिले कि इन दोनों को सजा देनी है, तो आप किसके साथ सहानुभूति रखोगे? मेरे ख्याल से उसके साथ जो अज्ञानतावश ऐसा कर रहा है, और जिसको पता है और फिर भी वो ऐसा कर रहा है, वो मेरे ख्याल से आपकी सहानुभूति का पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आता हूं मैं एथिक्स को क्यों शामिल किया गया। ये उदाहरण आपने सुना अच्छी तरह। अब एथिक्स से हमें ये विषय अपने हमें यही सिखाता है कि समाज के मूल्यों के अनुसार कानून, विधि, नियम, इनके अनुसार क्या सही है क्या गलत है, ये अपने को ये विषय ये सिखाता है। तो जब आज आप ये विषय पढ़ लोगे आज से, तो आज के बाद में आप भी अगर कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आप कौन सी श्रेणी में आओगे आप खुद सोच सकते हो। तो ये विषय प्रशासन में लाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि एक प्रशासक को पता रहे कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार, नियम कानून, संविधान के अनुसार क्या सही है क्या गलत है,
और ये जानते हुए अगर वो गलती करता है, इस विषय को पढ़ने के बाद भी वो गलती करता है, तो वो सहानुभूति का पात्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपने जाना कि एथिक्स क्यों लाया गया है और इसकी उपयोगिता क्या है। अब मैं आपको एक शब्द और बताता हूँ, मोरलिटी। इसका हिंदी अर्थ होता है नीति शास्त्र, और एक मोरालिटी, इसका आप अगर लोगे तो इसका भी नैतिकता से अर्थ नैतिकता ही होता है। अब ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के पर्याय है। जैसे कई बार एक से ज्यादा किसी के शब्दों में उच्चारण करते हैं तो वो एक तरह से पर्याय हो जाते हैं, लेकिन पर्याय का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एक दूसरे एक ही शब्द है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था मोरलिटी और एथिक्स दोनों एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन एथिक्स यहाँ पे एक विषय है, ये एक इसको बोलते हैं नीति शास्त्र, और मोरालिटी इसी का एक पार्ट है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ये आपका एथिक्स है तो मोरालिटी इसका ये पार्ट है। इससे ये समझ सकते हैं कि जो नीति शास्त्र एक विषय है उसका एक छोटा सा सब्जेक्ट है मोरालिटी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये एथिक्स है, एथिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, मोरल, इमोरल, ये दो सब्जेक्ट नीति शास्त्र में पढ़ते हैं। तो ये इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इसका पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एथिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो ये दोनों में अंतर भी है और समानता भी है, जो उसकी अपन चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चलो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप शायद अच्छा समझेंगे। जैसे कि आप एक जैसे एसडीएम आप कहीं के, और एक आपके दोस्त है, जैसे आपका नाम जैसे कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त का नाम जैसे एक्स नामक आपके व्यक्ति दोस्त है, वो काफी गरीब है लेकिन आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कृष्ण और सुदामा की तरह बहुत अच्छी दोस्ती है। और दोस्ती के नाते उन्होंने अपनी बहन की शादी में आपको आमंत्रित किया, लेकिन उससे पहले आप एक किसी जगह के एसडीएम है और आपने उस क्षेत्र में महिला शिक्षा, बाल विवाह इनके खिलाफ, महिला शिक्षा के पक्ष में बाल विवाह के खिलाफ इनमें काफी अच्छा काम किया, और एक जागरूकता अभियान का भी आप एक हिस्सा है जिसमें बाल विवाह के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं और आप उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको आमंत्रित किया आपकी अपनी बहन की शादी में। जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि इनकी बहन अभी नाबालिग है, और ये गरीबी के वशीभूत, दहेज ना देना पड़े इस वजह से उसकी शादी उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। अब दोस्तों, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ऐसे तौर पे वहां पे ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? अपनी दोस्त का साथ देंगे कि व्यवहार न बिगड़े, शादी होनी दो, अच्छी बात है कोई बात नहीं, या फिर आप एक प्रशासक के तौर पे वहां पे उस शादी को रोकेंगे? तो वो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या डिसीजन लेंगे। तो ये एथिक्स यही चीज अपने को सिखाता है कि अपने को ऐसे टाइम पे क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या करना चाहिए। अगर वो अपने दोस्त की भावनाओं के साथ जुड़ के उस शादी में साथ दे तो वो एथिकली वो गलत है, वो प्रशासक। तो मेरे ख्याल से आप इस एग्जाम्पल से समझे होंगे कि एथिक्स की अपने जीवन में क्या महत्वता है।
अब दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में कि एथिक्स को भारतीय परिप्रेक्ष्य में किन आयामों के तहत देखा जाता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। अपन इसके दो आयाम है, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में, एक पश्चिमी वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में। तो अपन पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के आयाम क्या है, किस तरह से देखा जाता है कि क्या एथिक्स क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो उसमें पहला है, अपन लेके चलते हैं कि आश्रम धर्म। आश्रम धर्म से दोस्तों यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जो अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अपने वेदों के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। तो इसमें जैसे ब्रह्मचर्य में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उस वो अपनी उम्र के हिसाब से बचपन का समय रहता है जब अपन शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें। फिर उसके बाद में अपन जैसे गृहस्थ से मतलब अपन नौजवान हो जाते हैं, उस टाइम समय पे अपन गृहस्थ जीवन जिए और अर्थ की तरफ अपना ध्यान रहे। उसके बाद है वानप्रस्थ कि अपन प्रौढ़ावस्था में रहें, तो उस समय अपन ईश्वर की भक्ति करें या अपने वेदों संस्कृति के बारे में जाने। उसके बाद में होती है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था मतलब जो अपने वेदों के अनुसार संन्यास काल। तो संन्यास काल के अनुसार अपने को समाज की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो ये जो अपने वेदों ने आश्रम धर्म को इन 4 चरणों में बांटा है कि बचपन में अपना कार्य ये है, जवानी में अपना काम अर्थ कमाना है, प्रौढ़ावस्था में अपना काम ये है और वृद्धावस्था में लोगों की सेवा करना, ये 4 चरणों में एकदम सिंपली उन्होंने बांटा है। और अगर आज अपन इन 4 चरणों में से भी अपन किसी चीज को मतलब क्रॉस करते हैं या ओवरलैप करते हैं तो वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आश्रम धर्म का पालन नहीं होगा। जैसे आप बचपन में आपकी शादी कर दी, वृद्धावस्था में आपकी शादी कर दी, तो वो आश्रम धर्म के अनुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार वो नैतिक नहीं है। तो ये आश्रम धर्म है। सेकंड, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि सामान्य धर्म। सामान्य धर्म से तात्पर्य कि सामान्य धर्म के अनुसार अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, तो सामान्य धर्म में जैसे चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना, जैसे शिक्षा के टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने में ही ध्यान देना, अर्थ में ध्यान नहीं देना, और अर्थ के टाइम पे ही अर्थ में ध्यान देना। तो सामान्य धर्म में भी यही बताया है कि उन्होंने कि क्या करना चाहिए, एक सामान्य चीजें जो जीवन में होती है कि हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्ण धर्म। वर्ण धर्म में उन्होंने बताया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्ण धर्म से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अपने जीवन में 3 तरह के तत्व होते हैं, सत्य, रज, तम, यानी अच्छा, बुरा और सत्य पे आधारित जो ईश्वर रूपी होता है। रज मतलब एक यौनावस्था उस टाइप का जो आपको मतलब जीवन की खुशियां से संबंधित ऐसा। एक होता है तम जो मतलब अंधकार में हो, मतलब पाप पे आधारित हो। ये 3 तत्व है, सत्य, रज, तम। तो इनमें सबसे महत्व दिया है सत्य को भारतीय परिप्रेक्ष्य में। सत्य का मतलब मैंने बताया कि जो सत्य पे आधारित है या शुभ को केंद्र में रखते हैं या ईश्वर को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। तो सत्य में
भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वर्ण धर्म में उन्होंने कहा बताया हुआ है कि सत्य पे ही चल के आदमी मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उन्हें ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में नैतिक कर्म माना जाएगा, वो इथिकली राइट कर्म होंगे। उसमें आप वर्ण धर्म से यहाँ पे ये नहीं समझे कि किसी जाति के ऊपर आधारित कोई कर्म हो, यहाँ पे जाति से कोई इसका संबंध नहीं है। यहाँ पे केवल यही है कि सत्य या ईश्वर को केंद्र में रखकर अच्छे कर्म करना, मतलब आत्मचिंतन करके ही कोई कार्य करना। दूसरों दोस्तों, ये आपने समझा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम एथिक्स को कैसे परिभाषित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसी तरह से अपन आते हैं वेस्टर्न यानी पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में एथिक्स को किस तरह से वो परिभाषित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें सबसे पहले नॉर्मेटिव एथिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इसका मतलब है हिंदी में मानकीय नीति शास्त्र या विवरणात्मक निर्देशात्मक नीति शास्त्र। ये मैंने यहाँ पे हिंदी यहाँ पे इंग्लिश इसलिए लिखा है कि मैं आपके जो पेपर में जैसे पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा, इनका हिंदी में ही पूछा जाएगा, इनका वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश इसलिए लिखा है कि मैंने जो नोट्स मैं आपको लिंक दूंगा उसमें दोनों भाषाओं में है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखने का यही मतलब है कि पेपर में मोस्टली ऐसे पूछ लेता है कि जैसे मेटा एथिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होती है। तो इसी तरह से नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव यानी मानकीय और निर्देशात्मक नीति शास्त्र। इससे तात्पर्य दोस्तों कि जो भी आपका व्यवहार है वो सामाजिक मूल्यों के अनुसार देखा जाएगा। अगर वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ कोई आपका व्यवहार है तो वो एथिकली राइट नहीं होगा। इसको अपन दो भागों में बांटते हैं कि एक होता है साध्यवादी जिसको बोलते हैं टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजिकल पार्ट में ये होता है कि आप जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, उसमें आपका जो लक्ष्य है या जो आपका टारगेट जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो उचित होना चाहिए, वो सत्य पे आधारित होना चाहिए, तभी आपको वो एथिकली आपकी का राइट होंगे आप, वरना वो आप इमोरल होंगे, वो एथिकली राइट नहीं होगा। कोई भी कार्य करें उसमें लक्ष्य आपका सही होना चाहिए, सत्य पे आधारित होना चाहिए, वो एथिकली राइट होना चाहिए। दूसरा इसका पार्ट है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी मतलब कर्मवादी नीति शास्त्र। इसमें क्या है, आपका कर्म के प्रभाव को ज्यादा महत्व दिया है और लक्ष्य की बजाय आपके साधन को सत्य पे आधारित होना चाहिए, साधन आपके उचित होने चाहिए, तो लक्ष्य आपका अच्छा ही होगा। इसके जैसे गीता के निष्काम कर्म के नीति शास्त्र पे ये आधारित है डियोंटोलॉजी, उसमें कर्म को ही महत्ता दी है। नेक्स्ट वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं वेस्टर्न व्यू में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम समझ सकते हैं इससे कि जो लोगों का व्यवहार है उस मतलब किसी शख्स या जैसे मैं हूं, मेरे व्यवहार को लोग किस नजरिए से देखते हैं, मतलब जो लोगों का देखने का नजरिया है ना कि किस व्यवहार को वो किस तरह से देखते हैं, उसी नजरिए को विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उस पर शोध करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ये सही है या क्या गलत है, मतलब कौन नैतिक है, उसमें कौन सा व्यवहार अनैतिक है। तो उसे ही डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं, जिसमें लोग किस व्यवहार के लिए क्या सोचते हैं उसका विस्तार से विवरण। तीसरा है दोस्तों वेस्टर्न व्यू में मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स से हम समझ सकते हैं कि जैसे
किसी के सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, इन पे ये ध्यान नहीं देता। ये व्यवहार की बजाय कि हकीकत में नैतिकता क्या है, ये नैतिकता पे शोध करता है कि वास्तव में नैतिकता क्या है व्यवहार में। जैसे कई बार पहले पुराने जमाने में जैसे सती प्रथा को सामाजिक मूल्य में वो अच्छा मानते थे, लेकिन ये यहाँ पे ये देखेगा कि वाकई में वो ठीक है या गलत है, वो नैतिकता की जांच करता है। और इसके अंदर हम यही जानते हैं कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। व्यवहार पे ध्यान नहीं देते कि सामाजिक मूल्य क्या है, उसके उसे ही मेटा एथिक्स बोलते हैं। लास्ट है अपना 4 नंबर अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है दोस्तों प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, और सॉरी ये मेटा एथिक्स का हिंदी होगा अधिनीति शास्त्र। ऐसे ही अप्लाइड एथिक्स का होगा प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र अप्लाइड एथिक्स से अपन समझ सकते हैं कि कोई भी व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है, वो वहाँ की उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि वो नैतिक है या अनैतिक है। उसको एक तरह से प्रयोग किया जाएगा कि वाकई में उस समय हुआ वहाँ की स्थिति के हिसाब से क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई प्रशासक है, वो उसने रिश्वत ले ली, तो एक सामान्य दृष्टिकोण से अपन देखेंगे तो वो जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स की तरफ से देखेंगे तो वो प्रशासक गलत है, वो एथिकली राइट नहीं है। लेकिन अपन उसके ऊपर अगर अप्लाइड एथिक्स के तौर पे अपन चर्चा करें तो अपन ये देखते हैं कि वहां पे ऐसी क्या कंडीशन थी कि उसको जैसे वो दबाव में तो रिश्वत नहीं लिया या उसको जान का खतरा हो, अगर ऐसी कंडीशन थी तो उसे प्रशासक को एथिकली राइट माना जाएगा। तो अप्लाइड एथिक्स हमको यही बताता है कि सिचुएशन के हिसाब से, जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आप शायद अच्छे से समझेंगे। जैसे आप सपोज दैट कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास में कोई एक्सीडेंट केस आ गया कि उसकी मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और वो आपके पास में लेके आए और आप डॉक्टर हैं और आपने देखा कि उसकी बचने की कोई चांसेस नहीं है, और ऐसे में वो दर्द से कर रहा है और वो बोल रहा है बार बार कि मुझे आप मार दीजिए। अब आप उसके परिवारजन भी बोल रहे हैं कि बोले ये नहीं बच पाएंगे डॉक्टर, तो आप इन्हें आप मतलब इच्छा मृत्यु प्रदान कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर अप्लाइड एथिक्स के हिसाब से, खैर ये तो जो इच्छा मृत्यु का तो काफी लंबा प्रोसेस है कि वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में इच्छा मृत्यु अभी तक मतलब एक्टिव रूप से लागू नहीं, पैसिव से है, लेकिन उसका भी प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन एक अप्लाइड एथिक्स के हिसाब से देखें तो आपका जवाब क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसको मार देना चाहिए या उसको करना चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, शायद आप उससे और बेटर समझे कि जैसे किसी महिला से किसी ने मतलब दुष्कर्म कर दिया और उसके भ्रूण पेट में आ गया। अब उस बच्चे को वो गर्भ हटा नहीं सकती क्योंकि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे माननीय न्यायालय अप्लाइड एथिक्स का यूज करते हैं और वो देखते हैं कि वाकई में कि ये नैतिक है या अनैतिक है, और फिर उसको वो परमिशन ग्रांट करते हैं। वैसे अगर नॉर्मल देखें तो अपन गर्भ को अगर उसमें जीव आ गया तो फिर आप उसको कानूनी तौर पे आप उसको गैर कानूनी होगा अगर आप उस पर हत्या करेंगे तो। लेकिन ऐसे जब कंडीशन हो जाती है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे अप्लाइड एथिक्स से देखा जाता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो दोस्तों
आज अपना ऐसे सामान्य चर्चा थी कि एथिक्स क्या होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी इसके जो भी टॉपिक होंगे वो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि वाकई में ये क्या विषय क्या है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि इस विषय में आपको ज़्यादा, ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए मैं लेके आया आपके सामने। तो इसमें आपको ज़्यादा ये प्लस पॉइंट है कि आपको, अगर आप एक आपका मोरल उच्च है तो आप शायद इसको बिना पढ़े भी कर पाओगे, इसके आंसर दे पाओगे। और इंटरव्यू में इसी के एथिक्स शास्त्र से ही क्वेश्चन बना के कोई भी आपको एग्जाम्पल देंगे कि आप ऐसे है वैसे है, तो आप उसको कोई भी केस स्टडी देंगे कि आप इसको सोल्व कीजिए। तो आपको एथिक्स सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, ये जो आज जितना भी अपना लेसन रहा उसका आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का किया है। नेक्स्ट अपना क्लास वही साइकोपी होगी, और एथिक्स की भी चलती रहेगी लेकिन साइकोलॉजी पे लेके आएंगे अगली क्लास। और दोस्तों बने रहिए आप इसी तरह से, और फिर धीरे धीरे अपन नेक्स्ट उससे नेक्स्ट अपनी पवेट पे भी लेके आएंगे जल्दी, कि पवेट का परिचय और क्या सिलेबस बोल रहा है वो सब चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।